Hello everyone. I'm Shurata. Any doubt from the paper? Question paper? अगर हो तो पूछ लीजिए. Any question? ठीक. तो कल हमने दो तीन चीजें देखी थी. One was कि अच्छा ये क्वेश्चन दिया था. अच्छा तो क्वेश्चन क्या था कि by how many times a 1 molar HCl solution be diluted to change the pH by 2 units. ठीक है. तो एक वीक एसिड के पीएच को निकालने के लिए हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज अंडर रूट ऑफ Ka इंटू सी. तो अगर इसका हम पीएच निकालें तो पीएच वुड बी नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और इधर भी अगर नेगेटिव लॉग लेंगे अंडर रूट का मतलब होता है Ka इंटू सी टू द पावर हाफ. तो ये हाफ सामने आ जाएगा. नेगेटिव लॉग ऑफ के ये होता है पी ऑफ के और नेगेटिव लॉग ऑफ सी इसको हम नेगेटिव लॉग ऑफ सी ही रख लेते हैं. तो दिस वुड बी द फॉर्मूला ऑफ पीएच. तो अब उसने कहा है कि हमारा HCN जो है वो 1 मोलर था. ओके. तो अगर HCN 1 मोलर है दैट मींस कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर. ओके. एंड के हाँ के हमें गिवन था के ए गिवन था 10 टू द पावर -7. तो यहाँ से मेरा पी के ए आ जाएगा 7. तो यहाँ से मैं पीएच फाइंड कर सकता हूँ. दैट वुड बी हाफ ऑफ 7 माइनस log 1 होता है 0. मतलब ये हो गया 3.5. 3.5 हो गया पीएच. तो दिस इज द पीएच ऑफ द 1 मोलर HCl सॉल्यूशन. अब कह रहा है कि डाइल्यूशन करने के बाद द पीएच हैज चेंज्ड बाय 2 यूनिट. तो उसने बता दिया है कि पीएच हैज चेंज्ड बाय 2 यूनिट. एसिडिक पीएच है तो जो न्यू पीएच होगा 2 यूनिट है तो ये 5.5 होगा. 5.5 कहां से आया 3.5 प्लस 2 दैट इज 5.5. तो दिस इज द न्यू पीएच. या फिर यहाँ तो फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम्स हमने इसको डाइल्यूट किया. कितने टाइम्स हमने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया. तो डाइल्यूट कितना किया है हमें पता चलेगा जब हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन न्यू कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा. तो अगर पीएच 5.5 है तो यहाँ से दोबारा निकाल लो कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5.5. 10 टू द पावर -5.5. 10 टू द पावर -5.5. तो अब इसके वैल्यू को निकाल लेना पड़ेगा. आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर होगा नहीं. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर. देखो मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ. 0.5 है इधर. यही सबसे बड़ा हिंट है मेरे लिए. -6 प्लस 0.5. मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ. -6 एंड प्लस 0.5 तो ये होगा -5.5. और अच्छी बात ये है कि अब मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ. अब 10 टू द पावर -6 को वैसे ही रखेंगे बट 10 टू द पावर 0.5 का वैल्यू हमें एक्चुअली पता है. कैसे पता है वो मैं इधर दिखा दे रहा हूँ कॉपी में लिख रहने के लिए. अगर आपको याद हो log 5 अच्छा 0.5 है ना. हाँ हाँ सॉरी हाँ 0.5 ठीक है. तो log 3 का जो वैल्यू होता है वो 0.48 होता है. log 3 का वैल्यू तो 3 किसके बराबर 10 टू द पावर 0.48. ये रिलेशन. तो देखिए यहाँ पर है 10 टू द पावर 0.5 0.48 0.5. तो इट इज वेरी क्लोज टू दिस स्लाइटली ग्रेटर देन 3.
तो इसको मैं नियरली 3 into 10 to the power -6 मान सकता हूँ, क्योंकि ये जो 10 to the power 0.5 है, इट इज वेरी क्लोज टू 10 to the power 0.4। कैलकुलेटर में भी देखेंगे तो ये 3.05 या 06 ऐसा कुछ आ सकता है। तो इतना आ गया मेरा H प्लस, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे मिल गया तो मेरा काम हो चुका है, बिकॉज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज अंडर रूट ऑफ Ka इंटू सी। आप कह सकते हो सर सी अल्फा क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर अल्फा नहीं निकालना है, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं निकालना है, हमें न्यू कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, पहली बात। और दूसरी बात है कि डाइल्यूशन करने पर Ka का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता। तो H प्लस इज दिस मच, Ka इज दिस मच इनटू C। ये नया कॉन्सेंट्रेशन हो, या C1 इसको लिखते, तो इसको सॉल्व करो, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस। So C1 equals to 9 into 10 to the power -5। या इसको ना एक काम करते हैं, इसको C1 नाम दे देते हैं, C1 नाम देते हैं, इसको C2 नाम देते हैं, C2। तो मेरा C1 कितना था, 1 मोलर। मेरा C2 मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 9 into 10 to the power, ये
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पर हो सर। डाइल्यूशन हो रहा होगा 1/9 into 10 to the power -5. So this will be the dilution. Initially concentration कितना था divided by final concentration कितना, that gives us the extent of dilution. ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितना डाइल्यूशन हुआ है जानने के लिए, लेकिन मेन आइडिया क्वेश्चन के पीछे वही है कि हमें बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल पाते हैं या नहीं। नोट क्या नोट हो जाए तो बताइए। हो गया सर। तो आज हमारा जो आज का ये था वो था रिलेशन बिटवीन के एंड के बी फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो देखिए जैसे अगर हम कोई एक वीक एसिड लेते हैं, वीक एसिड लेट्स से HF, कोई एक वीक एसिड लेते हैं हम HF। तो एक वीक एसिड जो होता है वो पार्शियली डिसोसिएट करता है इनटू H प्लस एंड F माइनस। इस पर नहीं पड़ा। तो इसका Ka कितना होगा, Ka का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके Ka का एक्सप्रेशन क्या होगा। Product by reactant H positive into F negative by HF. HF या नाउ HF हमारा वीक एसिड है, तो F माइनस जो है ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो। नाउ अगर हम इसी कॉन्जुगेट बेस को वाटर में ऐड कर दें, इफ आई ऐड दिस F माइनस इनटू वाटर, तो अब क्या होगा। हमें पता है वाटर जो है वो वीकली डिसोसिएट करता है इनटू H प्लस एंड F OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। तो ये जो F माइनस है यहाँ पर, ये वाटर के H प्लस के साथ कंबाइन कर सकता है टू फॉर्म व्हाट, HF, और क्या निकल जाएगा वहां से अलग होकर, OH माइनस। वाटर का ये ले लेगा H प्लस टू फॉर्म HF और अलग हो जाएगा OH माइनस। तो अब
यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट बेस को किस में डिसॉल्व किया? वाटर में डिसॉल्व किया। अब हम वाटर में इसको क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि अदरवाइज अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पर इसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिफाइन नहीं कर सकता ना। जब हम किसी भी आयन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इस फेनोमेना को कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। ये आपको ध्यान में रखना है कि when we dissolve any ion into water, not acid, not base, any ion, any salt in water, तो उस फेनोमेना को कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। और इस एनायन के हाइड्रोलिसिस के वजह से ही यहाँ पर बेस बन रहा है ना। अब कोई कह सकता है कि सर यहाँ पर तो HF भी है, ये तो वीक एसिड भी यहाँ पर बना है, और OH भी है, बेस भी है, तो हम इसको ओनली बेसिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने जितने F माइनस लिए होंगे, लेट्स से अगर मैंने 100 F माइनस, अगर मैंने 100 F माइनस के आयंस लिए और इसने वाटर के साथ रिएक्ट करके लेट्स से इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल है, तो लेट्स से उसने 50 HF बनाए और 50 OH माइनस। 100 रिएक्ट नहीं हुआ है, 100 में से सिर्फ 50 रिएक्ट हुए क्योंकि रिवर्सिबल है ना। तो 50 में 50 HF बने और 50 OH माइनस बने। अब यहाँ पर आपको ये बात समझना है कि हमारा जो OH माइनस है वो तो पूरा पूरा 50 है, लेकिन हमारा जो HF 50 बना है ये वीक एसिड है। ये फर्दर डिसोसिएट करके और मुझे 50 आयन नहीं दे सकता H प्लस के। ये यहाँ से लेट से H प्लस अगर देता भी है तो क्या देगा? 10 देगा या 20 देगा, लेस देन 50। तो इफेक्टिवली मेरा ज्यादा सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट रहेगा? OH माइनस। तो दैट इज व्हाई जब भी किसी आयन को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, आयन को इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, तो वहां पर हमेशा जो सोल्यूशन है वो बेसिक बन जाता है। डिपेंड करता है सॉल्ट कैसा है। अब यहाँ पर क्यों बेसिक बना ये? क्योंकि हम जानते हैं HF क्योंकि वीक एसिड है, तो ये कॉन्जुगेट बेस जो है ये स्ट्रांग होगा फ्रॉम कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। तो क्योंकि ये एक स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए सोल्यूशन बेसिक बन रहा है। इसीलिए जो सोल्यूशन है वो बेसिक बन रहा है। तो अब यहाँ पर अगर सोल्यूशन बेसिक है तो इसके लिए हम के भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन बेसिक है। क्यों डिफाइन किया? बेसिक है। तो के बी का एक्सप्रेशन क्या होगा? HF इंटू OH माइनस अपॉन F माइनस, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में ये भी आप मेंशन करके रख सकते हो, वाटर जो है वो जनरली एक्सेस में होता है। हाइड्रोलिसिस ना सॉल्ट लेकर पानी में डालते हैं, तो पानी जो है वहां पर हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है। तो दिस वुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ के, है ना। तो आप सोचेंगे क्यों कर क्यों रहे हैं हम, ये सब कर क्यों रहे हैं? तो ये के का एक्सप्रेशन था, ये के बी का एक्सप्रेशन था। तो देखिए फॉर सम रीजन मैं अब आपको कहूंगा कि मल्टीप्लाई के ए एंड के। तो अगर हम के ए और के बी को मल्टीप्लाई करें तो देखिए तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा? ये होगा। तो बताइए क्या कैंसिल होगा और फाइनली क्या बचेगा? H positive एफ OH माइनस एच एफ कैंसिल। तो यहाँ पर आपका सिर्फ बचेगा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव।
H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, और H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव किसके बराबर होता है? H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव किसके बराबर होता है? KW, for -14. that is 10 to the power 9. तो इसका मतलब देखिए, कोई भी Ka इंटू Kb KW के बराबर नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि किसी भी एसिड का K ले लिया, किसी भी का भी Kb ले लिया तो KW के बराबर होगा, नहीं। अगर आप एक वीक एसिड ले रहे हो तो उसी के कॉन्जुगेट बेस के Kb के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तभी वो KW के बराबर है। या फिर मैं दूसरा भी ऐसे लिख सकता हूँ, Kb इंटू Ke भी लिख सकता हूँ। अगर आप वीक बेस ले रहे हो तो आपको उसी का कॉन्जुगेट एसिड के Ka के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो H प्लस इंटू OH माइनस होगा, या जिसको हम KW लिख सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, इसलिए वो हेडिंग भी मैंने वही लिखा था, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का Ka और Kb जब आप मल्टीप्लाई करोगे तभी वो KW के बराबर होता है, अदरवाइज नॉट। लेट्स से मैंने कहा कि HCN का Ka और लेट्स से F माइनस का Kb, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से KW होगा? नो, क्योंकि F माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है, तो इन दोनों का K Kb का प्रोडक्ट KW नहीं होगा। लेकिन बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन लेट्स से आपके पास NH4OH बेस और इसका कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट KW के बराबर होगा? यस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा K इंटू Kb का प्रोडक्ट, ये KW के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, बेस एसिड बोल सकते हैं। अब एमोनियम आयन के लिए हम K क्यों लिख रहे हैं, ये भी एक बार दिखा देता हूँ। इसको भी एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर साइड में आप छोटा सा ये लिख कर रख सकते हैं। NH4 प्लस को पानी में डाल, बताओ तो क्या होगा, थोड़ा आइडिया लगाकर। अगर मैं NH4 प्लस को वाटर में डाल तो कौन किस आयन को लेगा और क्या नेट बचे? NH4 H positive. क्योंकि ये प्लस है तो वाटर का ये OH माइनस उठाएगा, और क्योंकि OH उसने उठाया तो H प्लस वो छोड़ देगा। तो दिख रहा है कि यहाँ पर उसने क्या छोड़ा? H प्लस, और H प्लस का मतलब ये जो सोल्यूशन है ये क्या हो जाएगा? एसिड। या इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे? A। इसके लिए हम डिफाइन करेंगे A। आया समझ में? क्यों इसके लिए हमारा Ka आ रहा है और एनाइन के लिए Kb आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ से हम दो फाइनल कंक्लूजन, मतलब मैं नोट लिखा रहा हूँ, यही इसका कंक्लूजन है कि क्या, पहला, मतलब जो मैंने आपको यहाँ पर ये सिखाया इसी का ये फाइनल ये है। थोड़ा इसको स्लो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर आपने मतलब 11th में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, पहली बार अगर डिटेल में पढ़ रहे हैं तो डिफिकल्ट टॉपिक लगेगा ये। तो पहला चीज बेटा हमने ये देखा कि Ka और Kb का जो प्रोडक्ट है वो H प्लस इंटू OH माइनस के बराबर होता है।
जो KW के बराबर है, जो 10 to the power -14 होता है। बट ध्यान रहे ये ओनली फॉर कॉन्जुगेट पेयर होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए होता है। किसी का भी के और किसी का भी के भी मल्टीप्लाई करने पर KW नहीं होता है, कॉन्जुगेट एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां से देखो एक और फॉर्मूला जो मैं नहीं बताया, देखो लिख सकते हैं, ये भी समझ लो। अच्छा देखो जैसे H प्लस इंटू OH माइनस KW, तो यहाँ से अगर आपको याद, तो हमने फॉर्मूला लिखा था कि PH प्लस POH इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पर भी अगर मैं Ka और Kb का नेगेटिव लॉग ले जाऊं, नेगेटिव लॉग ले जाऊं, तो बेटा देखो यहाँ से आपका कंक्लूजन ये आएगा। कुछ नहीं है, बस नेगेटिव लॉग लिया गया है। जैसे नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस PH होता है, negative log of Ka will be P of Ka, and similarly negative log of Kb will be P of Kb। तो ये किसके बराबर होगा? PH प्लस PH, देखो जो ऊपर है उसी के नीचे उसका लिख रहा हूँ। और देखो KW के जगह क्या लिखेंगे? P of KW। और 10 to the power -14 के जगह क्या लिखेंगे? 14। बस मैंने नेगेटिव लॉग ले ऊपर वाले इक्वेशन। मतलब जो रिलेशन पीएच और पीओएच में होता है, पीएच और पीओएच में होता है, वैसा ही रिलेशन पीकेए और पीकेबी में भी होता है। और दोनों का सम भी 14 होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ये है हमारा पहला कंक्लूजन, न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम देखेंगे। और दूसरा 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 क्या है कि बेटा हमने यहां से ये भी सीखा कि हम के जो है, के जो है, ये हम डिफाइन करते हैं वीक एसिड के लिए। ये तो हम जानते ही थे वीक एसिड के लिए होता है। एज वेल एज किसके लिए? ऊपर जो एग्जांपल लिखा है, कैटायंस के लिए, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के लिए, ऐसा लिखिए, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के लिए। ये ना ऊपर आपने यहाँ पर कैटायन का हाइड्रोलिसिस, तो उसके लिए भी के डिफाइन हो सकता है। सिमिलरली के भी हम किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन फॉर वीक बेस, WB मतलब वीक बेस, एज वेल एज किसके लिए? Annoyance. एनायनिक हाइड्रोलिसिस के। हाँ ठीक है, एनाइन के लिए, लेकिन जब एनाइंस को आप पानी में डालोगे, हाइड्रोलाइज करोगे, ये है कंक्लूजन। तो ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका यूज क्या है, ये आपको समझ में आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर आपको पता होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक टॉपिक है आपका आने वाला है आगे, तो वहां पर आप देखोगे जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये वहीं पर आपका प्ले करेगा। ओके, चल, तो हमारा ये वाला भी एक छोटा सा टॉपिक जो है वो कंप्लीट। बस आज एक लास्ट चीज, नहीं और बताए, हाँ एक चीज बता दो फिर मैं बफर शुरू कर। एक और छोटा सा चीज बाकी है, तो मैंने फंडामेंटल सारा कर दिया है, अब मुझे आगे करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शुरू में लग रहा होगा ये सब तो मॉड्यूल में नहीं लिखा है, मॉड्यूल में आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ।
तो जो लास्ट एक छोटा सा टॉपिक जिसको डिस्कस करना जरूरी है, दैट इज पॉलीप्रोटिक एसिड्स और बेसिस। पॉलीप्रोटिक एसिड्स और बेसिस। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। और जो कॉन्सेप्ट इसका माइक, और जो कॉन्सेप्ट आप लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसी को देखो मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में अप्लाई करने जा रहा हूँ। जैसे मैं एक पॉलीप्रोटिक एसिड ले जाता हूँ H3PO4। मैंने आपको ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में भी सिखाया है कि इसका एन फैक्टर कितना होता है, कौन बताएगा? इसकी बात हमने की थी H3PO4, इसका एन फैक्टर कितना होता है H3PO4 का? 3 होता है। तो 3 होने का मतलब ये 3 स्टेप में आपका डिसोसिएट होता है, यही उसका मतलब होता है, इट कैन डिसोसिएट इन 3 स्टेप्स। तो पहला स्टेप लिखेंगे बेटा, है ना, तीनों स्टेप आप लिख लीजिए, हो सकता है फिर अगर बंद हो जाए तो आप फटाफट लिख लो H2PO4 माइनस। सेकंड में देखो फिर से वही लिखूंगा, फिर से एक H प्लस देगा, HPO4 2 माइनस, और आखिरी में एक और देगा और बन जाएगा ये। ओके, चल, तो ये होगा हमारा डिसोसिएशन तीनों स्टेप में। तो बेटा देखो, अगर मैं पहले स्टेप के डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 ले जाऊं, दूसरे का Ka2 ले जाऊं, और तीसरे का Ka3 ले जाऊं, तो अब अगर हम तीनों इक्वेशन को अगेन ऐड करें, क्यों ऐड करेंगे, तीनों इक्वेशन को क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि देखिए, नाउ इफ यू हैव रिटन दिस 3 इक्वेशन, यू कैन सी दैट यहाँ पर जो H2PO4 माइनस है वही यहाँ पर है, और जो यहाँ पर HPO4 2 माइनस है वही यहाँ पर भी। तो ये इसके साथ कटेगा और आ, ये इसके साथ कट जाएगा। तो आपका नेट इक्वेशन क्या बनेगा देखो, H3PO4 इधर से यही बचा है, इक्विलिब्रियम 3H प्लस है, और इधर भी देखो ये दोनों कट गए, तो सिर्फ कौन बचा, ये बचा। तो अगर मैं इसका ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka लिखूं, तो मुझे बताओ भाई K किसके बराबर होगा? मैंने इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ka लिखा, तो Ka किसके बराबर होगा? 3H positive and 3 minus divided by H3PO4. एक्सप्रेशन नहीं पूछ, मैं K का रिलेशन इन K1 K2 K3 के K1 साथ। into K2 into K3. तो ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है,
if two or more reversible reactions at equilibrium are added, then their equilibrium constant gets multiplied. तो यहाँ पर वही हुआ. तो ये तो एक बात है कि तीनों रिएक्शन को अगर आप ऐड करोगे तो तीनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी समझने वाली है, एक और समझने वाला चीज भी यहाँ पर है. वो क्या है कि अगर आपको कहे कि ठीक है, मे बी आपको वैल्यूज पता नहीं होंगे K1 K2 K3 के, आपको वैल्यूज बेशक नहीं पता होंगे, लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि भाई ये जो K1 K2 K3 है, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा. रिलेशन से मेरा मतलब है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा. अगर ऐसे मुझे रिलेशन पूछा तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे. तो देखिए वेरी सिंपल है, मतलब सिंपल मतलब जान लेंगे तो सिंपल ही है कि देखिए Ka1 जो है ना, ये मच ग्रेटर होता है, मच ग्रेटर होता है, या ग्रेटर आप सिंपली बोल सकते हो K2 से. और K2 जो है वो और बड़ा होता है K3 से. मुझे मे बी इनका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मुझे ये रिलेशन इन तीनों के बीच में होगा बिल्कुल पता. कैसे कैसे पता चला. देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है कि जब हम Ka1 का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, लुक एट द एक्सप्रेशन फॉर K1. आपने यहाँ पर पहला H प्लस निकाला. कहां से निकाला? H3PO4 से निकाला, जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था. H3PO4 आपका एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, वहां से आपने H प्लस निकाला. बट नाउ लुक एट द सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप मतलब यह जो सेकंड डिसोसिएशन स्टेप था उसको देखिए. यहाँ पर भी आपने H प्लस निकाला, लेकिन किससे H प्लस निकाला? आपने H2PO4 माइनस से एक H प्लस निकाला है. मतलब सोचो, आप एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज से एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को निकाल रहे हो, तो यहाँ पर तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा. मतलब अगर ये निकल भी जाएगा तो ये बहुत इजीली नहीं छूटेगा, क्योंकि ये तो दो अपोजिट चार्जेस हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा. और अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर कम होगा, तो लुक एट द थर्ड स्टेप. यहाँ पर PO4 2 माइनस है, मतलब और ज्यादा नेगेटिव चार्ज, और ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और यहाँ पर भी, तो इसको निकालना और मुश्किल होगा. तो इसीलिए बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रिमूव ए पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज फ्रॉम ए नेगेटिवली चार्ज आयन. पहले वाले में ये प्रॉब्लम नहीं था, पहले में न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, वो न्यूट्रल था, कोई किसी को खींच नहीं पाएगा. लेकिन अब ये जो दोनों है, ये जो दोनों मैं कह सकता हूँ एम्फोटेरिक आयंस है, ये दोनों अपने अपने H प्लस को खींचने की कोशिश करेंगे. दैट इज वाई इन जो सेकेंड और थर्ड स्टेप का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ये अगर किसी एसिड में दो ही H प्लस है, तो उसका जो सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो पहले के कंपैरिजन में हमेशा छोटा होगा. ऐसा कुछ केसेस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. वैसे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा आप देखोगे. अब देखो, अब मैंने ये पढ़ा दिया ना, मैं आपको ये भी बता के रखा हूँ, तो याद रखेंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये बता दे रहा हूँ कि हमेशा K1 K2 से बड़ा हो. मैं आपको एग्जाम्पल भी लिखवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे एक ऑर्गेनिक में आप पढ़ो, एक एसिड होता है, इसको फ्यूमारिक एसिड कहते हैं, ठीक है. और एक एसिड होता है, इसको मैलेइक एसिड कहते हैं, मैलेइक एसिड, ठीक है. वैसे इस चैप्टर में इसका कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कुछ. अच्छा, इस एसिड का देखिएगा ना, जब आपको टीचर पढ़ाएगा तो आपको कहेगा टीचर कि Ka1 is greater than Ka1 is greater than K. सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल गया, सॉरी, एक सेकंड. फिर बंद हो, चलो जब
अच्छा देखो, दोनों ही डाई प्रोटीन है, ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बताया। इसको मैं F लिख लेता हूँ, इसको मैं M लिख लेता हूँ, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड। दोनों मॉलिक्यूल देखने में फंडामेंटली एक ही जैसा लगता है, एक ही जैसा। थोड़ा आपको आइसोमेरिज्म का अगर आइडिया है तो एक सिस और ट्रांस है बस। अगर हम Ka1 कंपेयर करें ना, तो ये देखा जाता है कि M का F से ज्यादा होता है, मैलिक का फ्यूमेरिक से ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप इसका Ka2 देखोगे ना, तो F का M से ज्यादा होता है। उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब आएगा वो तब का देखा जाएगा, नहीं लिखेंगे तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है, बस वही बता। तो दिस इज इट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये जो ठीक है ना, ये इस पर एक क्वेश्चन भी करके रख, नहीं तो मुझे शांति नहीं होगी। इस पर एक क्वेश्चन करके रख। डेस्कटॉप में पढ़ाने से ये बहुत अच्छा। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, लिखो तो अगर ये आ जाए। लिखिए लिखिए क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। देखो कि फाइंड द पीएच, क्वेश्चन लिखना थोड़ा। फाइंड द पीएच, इतना देर से जो मैं लिख रहा था कुछ नहीं आया, और ठीक है छोड़ो, नहीं है। अच्छा ये, एंड concentration of H2 negative in a 0.1 molar H2S hydrogen sulfide solution इसका Ka1 है, अब ले जाओ 10 to the power -7, और इसका Ka2 है 10 to the power -30। Find the pH and concentration of S2 negative ion in a 0.1 molar H2S solution। इसका Ka1 है इतना और Ka2 इतना। Ka1 Ka2 क्यों दो गिवन है, क्या समझ में आ रहा है? क्यों दो गिवन है बताओ तो, क्यों Ka1 और Ka2 दो वैल्यू गिवन? Conjugate मतलब मतलब ये दो दे सकता है, दो प्रोटॉन दे सकता है ना, ऐसे देखो। ओके, तो ये पहले का Ka है 10 to the power -7,
और दूसरे का Ka है 10 to the power -7। ये इसलिए 2 का है। लेकिन देखो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, पर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो समझ में आएगा। H2S अपना गिवन है 0.1, ठीक है, लेकिन देखो दोनों ही जो है ये तो इक्विलिब्रियम स्टेप्स हैं, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों में ही ये एक ही चीज हो रहा है। अब एक बात समझना, लुक एट द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है उनका वैल्यूज देखिएगा, 10 to the power -7, 10 to the power -13। अच्छा एक बात बताओ तो दोनों में से कौन बड़ा है और दूसरे से कितना बड़ा लग रहा है? कौन सा डिसोसिएशन कांस्टेंट बड़ा है? कौन बड़ा है? और देखिए वो K2 से कोई छोटे मोटे मार्जिन से बड़ा नहीं है, दोनों में 10 to the power 6 ऑर्डर का डिफरेंस है, -7 -13, 6 ऑर्डर का डिफरेंस है दोनों के बीच, ठीक है, इतना बड़ा है। ओके, तो K1 इज मच ग्रेटर देन K2। क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बात अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग, बेटा देखो मुझे नहीं पता अभी इनिशियली कि कितना H प्लस बनने वाला है, लेकिन कुछ भी H प्लस बनेगा यहाँ पर, पहले स्टेप के डिसोसिएशन से कुछ H प्लस बनेगा, जितना बनना हो वो बनेगा। नाउ क्योंकि सेकेंड स्टेप का जो डिसोसिएशन है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, छोटा नहीं बहुत छोटा है, तो क्या जो सेकेंड स्टेप से H प्लस का कंट्रीब्यूशन होगा क्या वो नेग्लिजिबल होगा? सेकेंड स्टेप से H प्लस का जो कंट्रीब्यूशन होगा क्या वो नेग्लिजिबल होगा? यस। तो जो पहला स्टेप का H प्लस है, पहले स्टेप का जो H प्लस है, क्या ये इस पर कॉमन आयन इफेक्ट लगा देगा? देखो अब आप कह सकते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कह सकते हो कि सर कॉमन आयन इफेक्ट तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर लगाते हैं, बिल्कुल सही, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहाँ लगाता है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है, या जो भी कॉमन आयन के कॉन्सेंट्रेशन होता है, सॉरी कॉमन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले स्टेप में जो H प्लस बनेगा, जितना भी बनेगा, वो सेकंड स्टेप के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, तो इसलिए ये इस पर कॉमन आयन इफेक्ट लगा देगा। पहला H प्लस दूसरे के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगा देगा, ठीक है। तो रीजन क्या है? द डिसोसिएशन of HS minus is much less than H2S, ये इसका रीजन होता है। तो अब न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर आ जाते हैं। तो बेटा देखो इसका मतलब मैं पहले स्टेप से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालूं, ओके। तो मुझे बताइए H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है? कॉन्सेंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है? Cl. अंडर रूट ऑफ K है into, तो अंडर रूट ऑफ 10 to the power -7 into 10 to the power -1, तो ये हो गया 10 to the power -8 उसका -4। तो यहाँ से मेरा pH कितना हो जाएगा? pH will be equals to 4। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट में हमें पूछ रहा है कि S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो। तो जो S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो तो सेकेंड स्टेप से आएगा, ये तो सेकेंड वाले स्टेप से H2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ठीक है, वो हमें निकालना।
देखिए हमें क्या क्या पता है और क्या क्या हमें फाइंड करना है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम कौन सा लें, जो कॉमन आयन इफेक्ट्स आया है, कॉमन आयन इफेक्ट्स आया है ना। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन देखिए ये भी बहुत आसान है, क्योंकि जो HS माइनस है वो तो पहले स्टेप में बना था, फर्स्ट स्टेप में ही बना था, और जितना H प्लस बना होगा उतना ही HS माइनस बना होगा। ना सेकेंड स्टेप में HS माइनस डिसोसिएट हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर H प्लस ने कॉमन आयन इफेक्ट लगा रखा है, तो HS माइनस का तो डिसोसिएशन और भी सप्रेस हो गया ना, इसका डिसोसिएशन तो और भी कम हो गया, इक्विलिब्रियम तो पीछे के डायरेक्शन में चल रहा है। तो HS माइनस सेकंड स्टेप से नेग्लिजिबल अमाउंट में डिसोसिएट होगा। मींस कहने का मतलब क्या है कि आपका जो HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर होगा, H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। देखो ये समझ में आएगा ये। सर रिपीट कीजिए सर। यही वाला पहला चीज जो है समझ में नहीं आया। अच्छा, मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप में जितने भी H प्लस का फॉर्मेशन होगा उतना ही SH माइनस का भी फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप में HS माइनस जो है वो डिसोसिएट कर रहा है, बट उसके डिसोसिएशन को कॉमन आयन इफेक्ट से हमने सप्रेस कर रखा है, हमने उसको दबा रखा है। तो अगर कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सेकेंड स्टेप से HS माइनस का डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होता है, तो इफेक्टिवली HS माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कौन सा रहेगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के बराबर नहीं। वो तो जो दिख रहा है तुम्हें वो बोल रहे हो, वो रहेगा जो पहले स्टेप में जितना डिसोसिएट हुआ था। अभी तक आई थिंक ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं। फिर से बता, H2S डिसोसिएट होता है इनटू HS माइनस एंड H प्लस। जितना H2S डिसोसिएट होगा उतना ही HS माइनस बनेगा या SH माइनस बनेगा एंड H प्लस बनेगा। सेकेंड स्टेप में यही HS माइनस डिसोसिएट हो रहा है इनटू H2 माइनस एंड H प्लस माइनस। लेकिन तो इसके वजह से तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अब डिफरेंट हो जाएगा, अब तो सेम नहीं रहेगा क्योंकि ये तो डिसोसिएट भी हो जा रहा है। लेकिन ये जो H प्लस है इसने सेकेंड वाले स्टेप पर कॉमन आयन इफेक्ट लगा रखा है, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन किस तरफ जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। द रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा तो क्या होगा, तो HS माइनस जो है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो ये कुछ तो टूटेगा ना, अब वो उससे भी कम डिसोसिएट होगा। मतलब अगर मैंने सिंपली HS माइनस सोल्यूशन में रखा होता तो वो जितना डिसोसिएट होता कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा और भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये सेकंड स्टेप में ना के बराबर टूटा है, ना के बराबर डिसोसिएट हुआ है। तो दैट इज व्हाई जो HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सेकंड स्टेप में है वो पहले स्टेप का ही बराबर होगा, और क्योंकि HS माइनस और H प्लस इक्वल थे इसीलिए मैंने ये लाइन लिखा। आया समझ में? यस सर। क्या बोलो तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया ये बताओ। ठीक है, so from the second step Ka2 equals to H plus into S2 minus upon HS।
तो Ka2 का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -30। H प्लस कितना होगा 10 टू द पावर -4। H2 माइनस और H2 माइनस और H2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मुझे निकालना है, ठीक है, लेकिन HS माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही होगा। वो ऊपर मैंने ये डिस्क्लेमर दे दिया, तो ये तो कट गया। मीन्स H2 माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बेसिकली 10 टू द पावर -13 ही होगा। थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए कि क्यों SH माइनस H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है। So this is how we can find the concentration of any ion in case of weak electrolyte। तो बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कॉमन आयन इफेक्ट का। मतलब एक वीक एसिड के अंदर ही कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है। जब पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट दूसरे के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होता है, तो उसी के अंदर ही आपका कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा। क्या ये ऊपर वाले केस में भी होगा? बिल्कुल। जो पहले केस में H, बेसिकली इस सोल्यूशन का जो पीएच है वो 3H प्लस से नहीं निकलेगा, वो एक्चुअली पहले ही स्टेप के H प्लस से निकलेगा, क्योंकि जो पहला स्टेप का H प्लस है वो सेकंड स्टेप पर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, और ये जो दोनों का H प्लस है वो थर्ड स्टेप पर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। तो ये हमारा केस हुआ फॉर वीक कॉन्जुगेट एसिड बेस। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे लिखिए, इफ Ka of NH4 plus is 10 to the power minus 5, find pKb of ammonia। Find the pKb of ammonia। ये तो आसान क्वेश्चन। अमोनियम आयन और अमोनिया के बीच में क्या रिलेशन है? अमोनियम आयन और अमोनिया के बीच में क्या रिलेशन है? अमोनियम आयन मतलब समझ रहे हैं ना, ये होता है अमोनियम आयन और ये होता है अमोनिया। इनके बीच में क्या रिलेशन? हेलो, हाँ, इनके बीच में क्या रिलेशन है? H positive की difference है ना।
नाम डुबा के ही छोड़ोगे। ये बेस है। conjugate base. एमोनिया जो है वो करिए, एमोनिया जो है वो बेस है और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है। ये बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ये है इन दोनों का रिलेशन। तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर के ए गिवन है, के ए अगर अमोनियम आयन का गिवन है, तो पी के ए हो जाएगा 5। और अभी अभी बताया पी के ए प्लस पी के बी जो है वो होता है 40। पी के इसका 5 है, तो पी के बी हो जाएगा 9। नहीं, पी के बी अमोनिया का होगा ना। ठीक है, तो यहीं तक ही रखें। नेक्स्ट